मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट के समय भारत क्या कुछ कर सकता है। पीएम मोदी हर बार कैसे संकट के समय स्ट्रेंथ बनकर देश के साथ खड़े हुए, वो अब आपको एक बार बता देता हूं। कोरोना संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की, बल्कि वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से वैक्सीन हब के रूप में पहचान भी बना ली और दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाएं भारत ने उपलब्ध करा दी। लोग सोच रहे थे कि भारत में दवाई की कमी पड़ जाएगी। भाई, दुनिया भर को भारत दवाई देता है, लेकिन जब संकट के बादल आए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने दवाई विदेश में भेजी। सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय जवानों की शहादत हुई। 10 दिन बाद ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय पैरा कमांडो ने लगभग 50 आतंकियों और लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। आपको याद होगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। हक्का बक्का रह गया था पाकिस्तान, दुनिया देखती रह गई थी कि भाई ये कौन सा हिंदुस्तान। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला कर उसे तबाह कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन भारत ने कृषि सेक्टर में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। बोला नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ जो करना है कर लो। और पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया। जो सही फैसले थे वो उन्होंने लिए। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा किया, उसके बाद उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। अब देखिए कि अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, एक नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अप्रैल में जो सर्वे कराया था उसमें भी मोदी नंबर 1 पोजीशन पर आए। मतलब भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है ही, बाकी जो दुनिया में सर्वे हो रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री का नंबर 1 होना तय माना जा रहा है और तय हो जाते हैं। सर्वे में पीएम मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जबकि बाकी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग देखिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग को 63% के साथ दूसरे नंबर पर रहे वो, जबकि चेक गणराज्य के आंद्रेज बाबिस 55% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। कनाडा के मार्क कार्नी 54% के साथ चौथे नंबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाए। मतलब दादा बनते फिरते हैं कि जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे जिंदा रखेंगे, जिसको चाहेंगे मिटा देंगे। उन्होंने बोला था ना कि ईरान को मिटा देंगे, ईरान ने क्या हाल कर दिया है। 10वें नंबर 10 जो लोगों के नाम है उसमें भी नहीं है भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम, लेकिन प्रधानमंत्री नंबर 1 है, पहले नंबर पर। ट्रंप महज 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। मोदी का डंका यहां भी बज रहा है। यह अप्रूवल रेटिंग विकास की योजनाएं, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और भविष्य की उम्मीदों पर तय की जाती है और इन सब में फिलहाल पीएम मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है, कोई नहीं दिखता है। अब जब देश पर एक और संकट दिखाई दे रहा है तो पीएम मोदी फिर से पहल शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मोदी यूएई जा रहे हैं। पीएम मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य मकसद युद्ध के बढ़ते तनाव और तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। आप देखिए कि एनर्जी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल 102 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तेल की कीमतों में हर रोज यानी कि हर दिन करीब $10 की बढ़ोतरी हो रही, जिससे भारत की आयात लगातार और आयात की जो लागत है वो 15 से $20 बिलियन तक बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए ना कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई संकट आ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान इजराइल जो है ये क्या करेंगे कोई समझ में आ रहा है, किसी को कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यूएई का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया के कुल तेल भंडारों का लगभग 6 से 7% हिस्सा यूएई के पास है और यूएई को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश ये बना देता है उसे। यूएई के साथ हुए एक और समझौते के तहत
एलएनजी की सप्लाई 2028 तक होनी है और इस दौर में पीएम मोदी एलएनजी की सप्लाई जल्दी करने को वो कह सकते हैं। दरअसल भारत अपने तेल का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल की आपूर्ति मिलती रहे और इसके लिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा सके। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की भी संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और ट्रंप में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब अपने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है जो भारत के लिए एनर्जी ब्रिज का काम करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी यूएई से डील करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन, भारत श्रीलंका तेल लिंक और टीएपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत और ओमान के बीच OIDMPP प्रोजेक्ट के तहत समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी है। यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा 3500 मीटर तक गहराई में होगा और इस प्रोजेक्ट की जो तकनीक से जुड़ी सुविधाओं पर स्टडी कई साल पहले पूरी हो चुकी है। इस पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए आने वाली एलएनजी की तुलना में कम लागत पर गैस की आपूर्ति की जा सकती है और इस परियोजना की लागत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और यह 2 दशकों तक बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है भारत श्रीलंका सीमा पार तेल पाइपलाइन, जिस पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी शामिल है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के ट्रिकोमाली टैंक फार्म से जोड़ेगी, जिससे ईंधन की सप्लाई के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ता बनेगा और कीमत भी कम होगी। एक और प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि टीएपीआई। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस दक्षिण एशिया तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट का तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरने वाले हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है लोगों से। पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सोने और डॉलर का अहम रोल कैसे होता है, यह आप समझ सकते हैं। सोना सिर्फ निवेश या फिर ज्वेलरी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को भी प्रभावित करता है। और यही वजह कि सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आप देखिए कि भारत अपनी सोने की खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसलिए सोने के अधिक आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को आयात शुल्क में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आप यह भी देखिए कि केंद्र सरकार ने पहली बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई। इससे पहले भी कई मौकों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, रुपए को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। आजादी के बाद डॉलर बचाने के लिए सरकार ने 1962 और 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 1990 के आर्थिक संकट के समय जब कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था भारत के पास, तब सरकार ने 1990 में इस कानून को खत्म करके आयात शुल्क की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय 250 रुपए प्रति 10 ग्राम आयात शुल्क लगाया गया था और 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके बाद जनवरी 2013 में सोने पर आयात शुल्क 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर जून 2013 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया था। महज 2 महीने बाद डॉलर बचाने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया गया था, 10% कर दिया गया था इसे। साथ ही 80 से 20 नियम लागू किए गए, जिसमें आयात किए गए सोने का 20% हिस्सा निर्यात करना अनिवार्य था। फिर लंबे समय तक 10% पर रहने के बाद जुलाई 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। 2021 के बजट में इसे घटाकर 10.75% किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुपए की गिरावट को देखते हुए फिर से बदलाव किया गया। इसमें सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में तस्करी रोकने और ज्वेलरी उद्योग को राहत देने के लिए शुल्क घटाया गया। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे देश में सोने की कीमतें घट गई और लोग जमकर खरीदारी करने लगे।